अच्छा, ये तो हमने पढ़ा था अल्ट्रासाउंड, ये सारा हमने कवर किया था। प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासाउंड, सही है? जी सर। जो हमने कवर कर दिया था, इसमें इतना नहीं। एक्यूस्टिक इम्पीडेंस, ये ज़्यादातर आपके जो अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर इसका डेफिनिशन आया, तो डेफिनिशन के लिए आप इसको बस याद कर लो, और दैट इज़ एक्यूस्टिक इम्पीडेंस इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ साउंड। ओके, बस ये आपका डेफिनिशन भी हो तो जाएगा। ये हमें पेपर में भी आया था, मैंने कुछ ऐसा लिखा था कि रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और वो इस तरह का मैं कुछ लिख के आया हूँ। अच्छा, एक्यूस्टिक किसको कहते हैं? एक्यूस्टिक रेजिस्टेंस। जी सर। acoustic this is the acoustic is the branch of physics, okay? ये एक स्पेशल ब्रांच है फिजिक्स, जी सर। और इसमें हम क्या डील करते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड डील करते हैं। वो प्रॉपर्टीज, गिटार में भी होता है ना, अकूस्टिक गिटार। जी acoustic, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड को कहते हैं। तो acoustic impedance, तो इसको आप वैसे इसका और डिफिनीशन भी है, लेकिन बस ये सिंपल आप ये फार्मूला याद कर से आपका वो हो ठीक जाएगा। है। अच्छा, ये हमारे पास एक इसके बाद हमने इस इक्वेशन को डिस्कस किया था। तो ये हमारे पास इस तरह होता है ना कि हमारे पास जब वेव जाएगा, सही है, तो इसमें वो आगे जाएगा, और यहाँ बाउंड्री से एक मीडियम से, ये एक मीडियम है, दिस इज सेकंड मीडियम। तो यहाँ पे जब एक मीडियम से हमारे पास वेव जाते हैं मीडियम में, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, सही है। जी। तो अच्छा, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट कब होगा, ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ये डिपेंड करता है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो जब वेव जाएगा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, जब वेव दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाएगा, तो वो थोड़ा सा इनटू द नॉर्मल होगा या आउट ऑफ द नॉर्मल होगा, सही है। या तो वो इस इनटू द नॉर्मल होगा, यहाँ पे देख लो, तो वो इनटू द नॉर्मल हुआ है, सही है। और अगर आप यहाँ से जाओगे, यानी डेंसर मीडियम से आप लाइटर मीडियम में जाओगे, तो आउट ऑफ द नॉर्मल हो जाओगे, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सही है। जी अच्छा, सर। तो यहाँ पे मेरे पास बाउंड्री है, ओके। तो जरूरी नहीं है कि मेरे पास जो वेव यहाँ पे होगा वो पूरा वेव आगे भी जाएगा, यानी वो पूरा वेव ट्रांसमिटेड होगा, वो नहीं होगा। उसमें थोड़ा सा परसेंटेज उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कितना रिफ्लेक्ट होगा, तो वो हमने इस फार्मूले से फाइंड करना है। वो हमें ये फार्मूला बताता है कि Z1 is the impedance of this medium, Z2 is the impedance of this medium, ओके। और आपने रिफ्रैक्शन फाइंड करना है कि ये कितना रिफ्लेक्टेड हो गया, यानी आउट ऑफ आई आर कितना है, तो वो आप इससे फाइंड कर सकते हो। इसमें आपने इम्पेडेंस के वैल्यूज पुट करने, और ये तो आपको पता होगा इम्पीडेंस मतलब उन्होंने दी होगी मीडियम की, कि वो उन्होंने दी जिसकी होगी, भी और ये भी इन्होंने दी होगी आपको, ये आई, ये भी उन्होंने आपको गिवन होगा। आपसे पूछा जाएगा कि आई आर कितना होगा, या आपसे पूछा जाएगा कि आई ट्रांसमिटेड कितना होगा, तो वो आप आई आर फाइंड कर लो, तो आई ट्रांसमिटेड भी आप फाइंड कर सकते हो। आई ट्रांसमिटेड आप किस तरह फाइंड करोगे फिर अब आई आर और आई इसमें से आ जाएगा, तो फिर हम आई यहाँ इज पे इक्वल टू आई आर प्लस आई ट्रांसमिटेड वाले फॉर्मूला में लगा देंगे। जी, यहाँ पे आपके पास आई आर आ जाएगा, और आई ट्रांसमिटेड आप फिर इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ओके। अच्छा, आगे क्वेश्चन आएंगे तो मेरे ख्याल तो वो अभी तो आपको इजी लगेगा, लेकिन उन क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तरह 3 मीडियम्स दिए हैं। इसको उन्होंने मीडियम 3 कहा है, ओके। तो ये लाइट आ रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये तो इस तरह के वहाँ पे न्यूमेरिकल आएंगे। तो ये इस तरह की कम्प्लेक्सिटी होती है न्यूमेरिकल्स में, लेकिन वहाँ पे आपने घबराना नहीं है। वहाँ पे आपने सही सेम फार्मूला, सेम प्रिंसिपल, ये सब कुछ सेम आपने, मतलब अलग अलग निकालेंगे। हाँ, अलग अलग फिर नहीं, अलग अलग निकाल लेंगे। जी, वहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, अब अगर मेरे पास इंटेंसिटी वेव है, सही है, या लाइट है जिसकी इंटेंसिटी आई है, सही है, और वो ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पे तो उसकी इंटेंसिटी आई होगी, आगे उसकी इंटेंसिटी दैट इज लेस देन I1 विल बी लेस देन आई। यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी उससे इंटेंसिटी कम होगी इस पॉइंट पे। यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी आई होगी, आगे उसकी इंटेंसिटी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि हमारे पास एटेन्यूएशन की वो आ जाती है ना, एटेन्यूएट हो जाता है, सही है, उसकी एनर्जी लॉस कर लेता है। तो ये इंटेंसिटी जब ट्रेवल करेगी विद डिस्टेंस x, तो उसकी इंटेंसिटी, उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो एनर्जी कम होने की वजह से उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी, ओके। I1 विल बी लेस देन I एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट इंटेंसिटी विल बी I, बट एट दिस पॉइंट इंटेंसिटी विल बी लेस देन I, ओके। अच्छा, कितना कम होगा, तो वो हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं।
यहाँ पे आपकी इंटेंसिटी आई नॉट है, यहाँ पे भी आई नॉट है, यहाँ पे भी आई नॉट है, यहाँ पे भी आई नॉट है। अब इस मीडियम में जा रहे हो, सही है। तो यहाँ पे आपका ये कितना है, एक्स है, ओके। तो इसमें आपकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ओके। तो लेट से आपने यहाँ पे फाइंड करना है कि यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है, तो आपने ये फार्मूला यूज करना है। अच्छा, इस फार्मूले में आपने क्या करना है, ये एक्स कितना है ये आपने यूज करना है, ओके। ये कितना है, यानी ये डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है, दैट इज एक्स। वो आपको वैल्यू गिवन होगी कि आप फाइंड कर लो इंटेंसिटी को आफ्टर 2 सेंटीमीटर, और लेट से ये आपका बन रहा है 6 सेंटीमीटर, और वो आपसे पूछे कि 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे बनेगा, ओके। 2 सेंटीमीटर आपके यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी, एक्स की जगह आपने 2 सेंटीमीटर पुट करना है या 0.02, सही है। और के इज द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, वो डिपेंड करता है कि आपका मीडियम कौन सा है, आपका मीडियम वाटर है, आपका मीडियम मेटल है, क्योंकि मीडियम पे भी डिपेंड करता है, ओके। और ये जो ई है सर, ये लॉग वाला ही है? जी, ये ई इज द एक्सपोनेंशियल, ये लॉग ही है, सही है। ये इस तरह है ना कि आपकी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, किस तरह डिक्रीज होगी, इस तरह डिक्रीज होगी, यानी लॉगरिथमिक डिक्रीज होगी, क्योंकि माइनस है ना। हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह होते हैं कि लेट्स से दिस इज x और दिस इज y एंड योर y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x, ओके। तो इफ x इज इक्वल टू 0, तो जब e की पावर 0 हो जाएगा तो दैट इज इक्वल टू 1। तो x जब 0 होगा तो आपका इंटेंस यहाँ पे 1 होगा। उसके बाद माइनस साइन है, तो ये आपका जो y वैल्यू है वो डिक्रीज होता जाएगा विद x, ओके। और जब आपका x इन्फिनिटी हो जाएगा, e की पावर इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू 0, तो इन्फिनिटी पे आपका ये 0 हो जाएगा। लेकिन इन्फिनिटी तो हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है कि इनफाइनाइट पॉइंट कहाँ पे है, तो हम बस इस तरह कर लेते हैं कि इसको इसी तरह बस पैरेलल में रख लेते हैं, सही है। अच्छा, अगर ये प्लस होगा तो फिर क्या होगा, अगर ये प्लस होगा तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, ऊपर जाएगा, एक्सपोनेंशियल, वो हम कहते हैं ना एक्सपोनेंशियल राइज है, सही है। अच्छा, इसको आपने फिर नेचुरल लॉग से वो करना है, क्योंकि इसको आपने नेचुरल लॉग से वो खत्म करना है, दैट इज इक्वल टू 1। चलो कैलकुलेटर सर, इसमें देखो या सर जी कैलकुलेटर जी, कैलकुलेटर ले आओ सर, एक मिनट। ले आओ कैलकुलेटर। एक तो LOG वाला लॉग है ना कैलकुलेटर पे जी, एक वो जो LN लिखा होता है जी LN आपने यूज करना है, ठीक, उसका शिफ्ट यूज करना है या यही वाला होगा? नहीं बस यही यूज कर लो LN, शिफ्ट से ही आ रहा है जी। नहीं शिफ्ट से आप अगर LN का शिफ्ट करेंगे ना, नहीं शिफ्ट से आपने वो करना है, वो एंटी लॉग हो जाएगा, शिफ्ट और LN, शिफ्ट और LN से आपका एंटी लॉग हो जाएगा। शिफ्ट से जी, थोड़ा क्लोज कर लो, मुझे नजर नहीं आ रहा। थोड़ा नहीं, जी जी, बस यही है, ये आपके कैलकुलेटर में वो आ रहे हैं ना, ये शिफ्ट से ये आ जाता है। अच्छा, शिफ्ट LOG आपने प्रेस कर दिया है? नहीं, शिफ्ट LN किया है मैंने। अच्छा, और LN को प्रेस कर लो, वैसे LN को सिर्फ करने से LN लिखा हुआ आ रहा जी है। LN ही लिखा। अच्छा, ये हमारे पास ई जो होता है ना, ये एंटी लॉग है, ओके, एंटी लॉग, दिस इज एंटी लॉग। अगर आपने एंटी लॉग फाइंड करना है तो वो भी आपने इसी तो तरह, इधर हम यही यूज करेंगे सर? जी यही यूज करोगे, इधर हम क्या यूज करेंगे? शिफ्ट और LN। जी शिफ्ट LN आपने यूज करना है, वो आगे न्यूमेरिकल आएंगे उसमें हम वो कर लेंगे। अच्छा, ये भी हमने डिस्कस किया था, हमारे पास टू टाइप्स के स्कैन होते हैं, एस स्कैन, बी स्कैन, वो क्या होते हैं हमने डिस्कस किया था, ये एग्जांपल भी हमने किया था, यस ये एग्जांपल भी हमने किया था। अच्छा, इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, लास्ट टाइम आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पास इस तरह होता है, लास्ट टाइम आपने एक क्वेश्चन पूछा था एंड दैट इज के हमारे पास जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है उसका जो एटीन्यूएशन नहीं, उसकी जो पेनेट्रेटिंग पावर है दैट इज हाई, लो फ्रिक्वेंसी की पेनेट्रेटिंग पावर लो लेस होती है, सही है।
और आपने कहा था कि सर हमारे पास जो गामा है वो हाई फ्रिक्वेंसी है और उसकी पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा है। जी जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है ज्यादा होगी जी दैट इज हीलियम, उसका मास ज्यादा है, तो जो उसकी काम में उसकी कम है। क्यों कम है? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, सही है। उसके बाद बीटा है, ज्यादा है जी बीटा का हमारे पास पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ओके क्योंकि उसका मास अल्फा से कम है जी, जी अल्फा से कम इलेक्ट्रॉन है। कितना कम है? और मास भी 8000 टाइम्स मास इज लेस देन हीलियम अल्फा पार्टिकल। ओके। और बीटा रेस कब जी इमिट होती है? बीटा रेस तभी इमिट होती है जब आपका इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करेगा, अगर ये इसको आप एक्सेलरेट कर लो या डिक्लेरेट कर लो, सही है, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन दे दो जी इसको या नेगेटिव एक्सेलरेशन दे दो, या तो नेगेटिव एक्सेलरेशन ये तो इससे एक रेस इमिट होगी, दैट इज बीटा। ओके। और अच्छा, इसकी पेनिट्रेशन उससे ज्यादा। अच्छा, हमारे पास गामा जो है उसका बहुत ज्यादा, वो फोटोन होते हैं हमारे पास, सही है। गामा इज फोटोन और उसका जो पेनिट्रेशन है वो जी बहुत ज्यादा है, सही है। लेकिन और पेनिट्रेशन किसकी ज्यादा होती है? वो फ्रिक्वेंसी की ज्यादा होती है और गामा रेज की फ्रिक्वेंसी हमारे पास ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे इसमें एक जी नेगेटिव पॉइंट ये है कि हमारे पास जो हाई फ्रिक्वेंसी रेज होते हैं ना, हाई फ्रिक्वेंसी रेज, वो बहुत इजीली जी सर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, सही है। वो बहुत इजीली रिफ्लेक्ट होते हैं, यानी बहुत सेंसिटिव होते हैं रिफ्लेक्शन को के लिए। हाई फ्रिक्वेंसी रेज होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, सही है। तो और दूसरी बात ये है कि ये बहुत डेंजरस भी हैं, यानी काफी ज्यादा डेंजरस है, सही है। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन में हम कहते हैं कि हमारे पास जो लो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर हाई होती है। और इस पे आपने लास्ट टाइम क्वेश्चन एराइज किया था कि किस तरह हाई होती है। सर लो फ्रीक्वेंसी, हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी की पेनिट्रेटिंग पावर हाई होती है, जिस तरह हमारे पास गामा जी रेज है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर हाई है। लेकिन टेलीकम्युनिकेशन में हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो रेडिएशन है वो यूज करते हैं, दैट इज रेडियो। हम रेडियो यहाँ पे यूज करते हैं जो कि लो फ्रीक्वेंसी है, जी सही है। और आपका जी माइंड क्या कहते हैं कि यहाँ पे हमें हाई फ्रीक्वेंसी यूज करना चाहिए कि नहीं? अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी, सर अगर हाई करेंगे तो वो हमारे ऑडिबल रेंज से बाहर हो जाएगा नहीं ऑडिबल रेंज से नहीं, वो तो यानी मैं ऑडिबल रेंज ही में रहूंगा लेकिन फ्रीक्वेंसी को थोड़ा हाई कर लूंगा। उस क्यों नहीं, ऑडिबल रेंज पे हम क्यों जाते हैं? ऑडिबल रेंज पे तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑडिबल रेंज की तरफ जाओगे तो फिर तो बहुत जी ज्यादा सर नॉइस पोल्यूशन होगा। फिर जब सिग्नल जाएंगे ऊपर ऊपर आपके ऊपर जो सिग्नल जाएंगे वो तो बहुत नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करेगा। और हमारे पास जो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो रेडियो होता है, फिर माइक्रोवेव और IVUXG, तो फ्रिक्वेंसी हाई होती है, लैम्डा कम होता है, तो रेडियो वेव हम जी यूज करते हैं और ये हमारे पास विजिबल है। ओके। तो रेडियो वेव हम लो फ्रिक्वेंसी होती हैं और इसलिए हम हाई फ्रिक्वेंसी यहाँ पे यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि हमें WHO इजाजत नहीं देता, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा सही है। ठीक है क्योंकि वो कहते वो हैं हेल्थ के लिए सही नहीं है ये हेल्थ के लिए सही नहीं है। वो इवन जो मोबाइल है वो ज्यादातर माइक्रो वेव्स यूज करते हैं ना, ये आपके जो मोबाइल फोन होते हैं। तो इस पे भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन उठाए हैं कि आप लोग मोबाइल को अगर आप यूज करो तो इससे जो रेडिएशन इमिट होते हैं तो वो बहुत खतरनाक होता है। तो इसको आप थोड़ा दूर रख लिया करो, या आप इस तरह कर लिया करो कि हैंड्स फ्री यूज कर लिया करो, ठीक है, ताकि वो आपके ठीक लेकिन सर अगर हम छोटे वाले फ्रीक्वेंसी ज्यादा वाला यूज करेंगे तो वो एफिशिएंट ज्यादा ही होगा लेकिन हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो हेल्थ रिस्क वगैरह है ना हेल्थ रिस्क मतलब एफिशिएंट वो होगा ज्यादा और एफिशिएंट इसी वजह से नहीं होगा क्योंकि रिफ्लेक्शन के लिए वो बहुत सेंसिटिव होता है। हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो रिफ्लेक्शन जी की बहुत सेंसिटिव होती है। तो जी थोड़ा सा वो पहाड़ आ जाए उस सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के, ये थोड़ा सा वो यहाँ पे पहाड़ आ गया और रिफ्लेक्ट कर देगा तो वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, सही है। यस, उसकी पेनिट्रेशन पावर हाई है, वो इसके अंदर जाएगा, लेकिन रिफ्लेक्शन इसकी बहुत ज्यादा है। तो वो अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी कम होती है रेडियो वेव की, लेकिन उसके उसका जो लैम्डा होता जी है वो सर हाई होता है। जी तो इट मीन्स कि ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। लो फ्रीक्वेंसी आपका ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, इस तरह के, यानी कम फ्रीक्वेंसी होती है और लैम्डा उसका हाई होता है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इट मीन्स कि ये ज्यादा डिस्टेंस को कवर करता है। तो आपको ये वेव्स इस तरह जाएंगे, पहाड़ के इस तरह से यानी क्रॉस करके होते जाएंगे, सही है। तो यही रीजन होता है। जी सर ये अक्सर पूछते हैं, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बेस्ट क्वेश्चन था। ये 2-3 जगहों पे लोगों ने ये क्वेश्चन जी एराइज किए हैं कि ये सर ये क्यों, ये तो हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी है, वो जो आपने पूछा था, तो यही रीजन है उसकी वजह से। ठीक अच्छा, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये तो
State what is mean by acoustic impedance. ये आप खुद ही कर लो, easy है. अच्छा, two media have acoustic impedance Z1 and Z2. The intensity reflection coefficient alpha for the boundary between the two media is given by this. Describe the effect on the transmission of the sound through a boundary where there is a large difference. अच्छा, जब difference large हो गई, हमने last time discuss किया था, अगर difference ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा? ज्यादा पता नहीं, अगर ज्यादा difference रिफ्लेक्ट करेगी जी, that is directly proportional to the difference. Okay, तो अगर difference आपका ज्यादा होगा, तो डिफरेंस ज्यादा होगा, तो इट मींस कि आपका रिफ्लेक्टिव कोएफिशिएंट ज्यादा है. इट मींस कि आपका IR ज्यादा होगा. दिस इज इक्वल टू IR बाय I. सो इट मींस कि आपका लाइट ज्यादा रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट ज्यादा होगा. और वो आप नॉर्मली भी देख लो, यहाँ पे आप कोई हार्ड चीज रख लो, सही है, तो उससे ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगा. सही है, तो वो आप कॉमन सेंस की भी वो भी इजी है. यहाँ पे आप देख लो कि हमारे पास हार्ड सरफेस है, लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा. तो इट हार्ड मींस कि डिफरेंस ज्यादा है. यहाँ पे एयर है और यहाँ पे हार्ड सरफेस है, तो ये मीडियम आपका हार्ड है, तो ये डिफरेंस ज्यादा है. तो डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से आपका ज्यादा होगा रिफ्लेक्टिव कोएफिशिएंट. अच्छा, डेटा फॉर द acoustic impedance Z and the absorption coefficient for fat and formers. अच्छा, ये उन्होंने आपको डेटा गिवन है. अच्छा, ये मसल है, उसके ऊपर फैट है, और ये कोई ऑपरेशन with the thickness. Okay, X thickness is given to us. The intensity of the parallel ultrasound beam entering the surface S of the layer of fat is I. The beam is reflected from the boundary between fat and muscle. The intensity of the reflected ultrasound detected at the surface S of the fat is 0.012 I. अच्छा, ये मैं समझा देता हूँ. ये यही कर रहे हैं कि हमारे पास इस तरह होता है कि ये आपका मसल्स हो गया, ये आपका फैट हो गया, और ये ईयर हो गया. तो यहाँ पे मेरे पास लाइट जा रही है. ओके, यहाँ पे मेरे पास लाइट जा रही है और वो आगे जाएगी इस तरह. तो यहाँ पे मसल है और यहाँ पे फैट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा. जी ठीक. और बाकी एयर से भी तो होगा सर, एयर और फैट के बीच में नहीं रिफ्लेक्ट होगा. वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो डिफरेंस बहुत कम है. वो तो एक तो इन्होंने हमें दिया नहीं है, सही है, और यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है. तो यहाँ पे जो हमारे पास IR होगा वो थोड़ा ज्यादा है, एंड दैट और IR एट दिस पॉइंट इज नियरली इक्वल टू 0. अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि IR मेरे पास यहाँ पे होगा, लेकिन ये जब आगे जाएगा, सही है, और यहाँ पे जब आगे बाहर निकलेगा तो वो कितना होगा? दैट इज 0.012 I. यानी दिस इज I, तो इसके 0.012 होगा, यानी 1.2% होगा. 1.2% ऑफ I होगा. सही है, ये उन्होंने हमें दिया है दैट. जी सर. अच्छा, दिस इज X. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करना है? हमने सबसे पहले इस तरह करना है कि ये IR फाइंड करना है. ओके, तो IR कितना होगा? तो अल्फा इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 डिवाइड बाय Z2 प्लस Z1 होल स्क्वायर. तो ये तो हमें गिवन है, मसल का भी गिवन है, फैट का भी गिवन है, तो इसको आप कर लो. तो जी ठीक. 1.7 माइनस 1. अच्छा, इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आपके पास 0.018 आता है. 0.018 is equal to alpha, that is equal to IR by I. .018 आपके पास आ रहा है. तो इट मींस कि आपका IR कितना है? That is equal to 0.018 times I है. जी सर. ओके, सो ये IR आपका कितना होगा यहाँ पे? ये IR जो आपका होगा दैट इज 0.018 I. ओके, अच्छा, यहाँ पे जब ये जाएगा तो ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा. तो यहाँ पे ये कितना होगा इस पॉइंट पे? यहाँ पे जब ये जाएगा तो दैट इज इक्वल टू 0.018 e की पावर माइनस म्यू के, म्यू एक्स, एक की जगह म्यू.
म्यू हमने क्यों लिया है? उन्होंने दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में। जी उन्होंने आपको दिया था। अच्छा ठीक। ये एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। अच्छा तो दैट इज 0.018 आई 0.018 आई ई की पावर माइनस म्यू एक्स। अच्छा ये तो मेरे पास आ गया, यानी हमारे पास ये फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट। वैसे हमारे पास फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू एक्स होता है ना, वैसे फार्मूला यही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब डिफ्लेक्ट हो गया तो आई नॉट कितना है, यानी यहाँ पे कितना है, इस पॉइंट पे कितना है। उसके बाद जब वो आगे जाएगा तो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। कितनी कम होती जाएगी, आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू एक्स कम होती जाएगी। सही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, 0.018 आई। तो दिस विल बी योर आई नॉट, दिस इज योर आई नॉट। ओके, तो ये आपका आई नॉट होगा। जी सही है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह वो होते हैं ना कि 0.018 आई नॉट हो जाएगा। जी जिस तरह वो होते हैं ना, हम कहते हैं कि हमारे पास ये आई आई नॉट है, यहाँ पे आपका इंटेंसिटी कितना होगा, तो वो हम फाइंड करते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू, और ये कितना, इट इज एक्स, ये एक्स है, तो ई की जी पावर माइनस म्यू जी एक्स। सही है। तो वो हम इस फार्मूले से वो फाइंड कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू 0.0। अच्छा इसकी तो समझ रहे हैं? 0.018 हमारा आई नॉट हो गया है ना सर? वो हमारा आई नॉट, 0.018 हमारा आई नॉट हो गया। 0.018 आई हमारा आई नॉट हो गया। दिस इज माई आई नॉट। जी अच्छा अब जब आगे जाएगा तो आगे उन्होंने हमें वैल्यू गिवन है। जिस तरह यहाँ पे आपको इंटेंसिटी का वैल्यू हमने फाइंड करना था, दैट इज दिस आई नॉट हमें गिवन है, यानी इस पॉइंट पे आई नॉट क्या होगा वो हमें गिवन है। यहाँ पे आपने इंटेंसिटी को फाइंड करना है, तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट पे आपने इंटेंसिटी को फाइंड करना है तो आई इज इक्वल टू आई नॉट, ये आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू है। तो इसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास इंटेंसिटी दैट इज गिवन टू मी, तो इट मींस कि ये मुझे गिवन है, दैट इज कितना 0.012 आई, वो मुझे गिवन है। सही है। जी आई नोट कितना है, आई नोट यहाँ पे जो होगा, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो है वो ये है, तो वो क्या हो जाएगा 0.018 आई ई की पावर माइनस म्यू एक्स हो जाएगा। ये मेरे पास आई नोट हो गया, टाइम्स ई की पावर माइनस म्यू एक्स, वो अपना आई वो आ जाएगा जो था ये वाला। समझ आ गया कि नहीं? जी सर। ये थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लेक्स इसी तरह वो करते हैं कॉम्प्लेक्स। इसको आप फिर देख लो, कोई मसला हो तो फिर हम थोड़े से। जी तो इससे क्या हो जाएगा फिर? अब आंसर नहीं करना है। जी इसको वो करते हैं ना, थोड़ा सा और 0.018 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जी जी। तो हमारे पास क्या बन रहा है 0.012 आई इज इक्वल टू 0.018 आई ई की पावर माइनस म्यू एक्स प्लस माइनस 2 म्यू एक्स हो जाएगा, क्योंकि इन मल्टीप्लिकेशन द पावर शुड बी एडेड। ये आई के साथ कट जाएगा। अच्छा यहाँ पे लोग आपने तभी यूज करना है जब आप सारी सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लिकेशन दूसरी साइड पे कर लो। तो मैं इसको बहुत को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, उसके बाद ही लोग की तरफ जाऊंगा। ये वैसे रूल है, आपने केयरफुल देना। तो ये मेरे पास इसको कर लो, इससे क्या आता है 0.012 डिवाइड बाय 0.018। 0.67 is equal to e की पावर माइनस 2 म्यू एक्स। ओके सिंप्लीफाई हो गया। ओके अब मैंने दोनों साइड पे नेचुरल लॉग यूज करना एल एन, तो ये एल एन इस एल एन के साथ कट जाएगा, और इसका नेचुरल लॉग एल एन से प्रेस कर लो और 0.7 पे प्रेस कर लो, तो उससे आपके पास एक वैल्यू हो जाएगी।
ये ln 0.67 का ले लूं जी ln 0.67 के ले लो माइनस 0.405 ओके सो माइनस माइनस के साथ कट जाएगा। अच्छा म्यू कौन सा लेना है यहाँ पे, मसल का लेना है या फैट का लेना है, क्योंकि दोनों आपको गिवन है, मसल का भी गिवन है। मसल के लेंगे, मसल का लेंगे जी मसल का क्यों लोगे, क्योंकि मसल से नहीं रिफ्लेक्ट होके आ रहा, नहीं किसके अंदर जा रहे हैं, म्यू हमने मीडियम का लेना है फैट के अंदर। जी, फैट के अंदर आपका रेस वापस जा रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, तो अभी ये जब पानी में जाएगा ठीक तो पानी का आपने म्यू लेना है, अगर मेटल में जाएगा तो मेटल का आपने म्यू लेना है। ओके तो हमने फैट का लेना है एंड फैट दैट इज गिवन टू अस एंड दैट इज कितना है, ओके दैट इज 48। ओके 48 हमें गिवन है, नजर आ रहा है आपको, नहीं सर, ठीक 40 माइक्रो नहीं है, म्यू है या माइक्रो है? जैसे म्यू म्यू पर मीटर। अच्छा जी, म्यू पर मीटर है, ठीक। अच्छा पर तो मीटर क्यों है, 2 into 40 पर मीटर इसलिए क्योंकि वहां पे एक्स है, एक्स इज मीटर, तो मीटर और पर मीटर कट जाएगा। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं और कि x हम क्या लेंगे? इसका यूनिट क्या है, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि इसका यूनिट क्या है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसका मीटर है ये तो इसका पर मीटर हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। अच्छा तो आपने इस तरह करना है कि 0.045 डिवाइड बाई 2 टाइम्स 48 इसको कर लो तो आपका एक्स वैल्यू हो जाएगा। ठीक 4.22 10 raised to power minus 3 तो 4.22 मिलीमीटर। अच्छा यहाँ पे ये क्या पूछ रहे थे, इसको थोड़ा सा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने इस तरह किया था कि मुझे फैट दिया था, मसल्स थे और यहाँ पे अच्छा इन्होंने मुझे यहाँ पे वैल्यू दिया था कि वापस जो लाइट आएगा ना, वापस जो वेव आएगा उसकी उसका जो वैल्यू होगा दैट इज 0.012 आई होगा, यानी इसके वैल्यू जो लाइट जा रहे हैं उतना होगा। एक्स उन्होंने मुझे नहीं दिया था, बाकी सारी वैल्यूज उन्होंने मुझे दिए थे, यहाँ पे भी जेड क्या है, यहाँ पे जेड क्या है, यहाँ पे म्यू क्या है, यहाँ पे म्यू क्या है, वो सब कुछ उन्होंने हमें दिया था। अब जी। क्वेश्चन ये था तो हमने कि आई भी निकालना था। जी सर। जी क्वेश्चन ये था कि एक्स वैल्यू कितना होगा कि मेरे पास जो लाइट आउटसाइड पे जाएगी, ओके अवे फ्रॉम द फैट जाएगी, दैट इज 0.012 और दैट इज 1.2% ऑफ आई, तो एक्स को कितना होगा, वो यहाँ पे होगा, इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, सही है। तो वो हमने मैथमेटिकली कर लिया, ओके और मैथमेटिकली हमने फाइंड कर लिया कि हाँ आपका एक्स इतना होगा, इतना नहीं इतना होगा। जब आपका एक्स इतना हो जाएगा तो फिर आपका जो बाय जो इंटेंसिटी जाएगी दैट इज 1.2% ऑफ आई होगा, ओके और वो एक्स की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 4.22 मिलीमीटर। ठीक है, जब इतना आप इतना डिस्टेंस रख लोगे, ओके फैट को आप इतना रख लोगे तो उसके बाद आपका जो इंटेंसिटी जब जाएगा बाय अवे फ्रॉम द फैट, जो इंटेंसिटी जाएगा दैट इज 1.2% ऑफ आई, सही है। जी सर। लेकिन अगर आप फैट को और करोगे नजदीक तो कितना इंटेंसिटी कितनी होगी, वो ज्यादा होती जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी, जी ज्यादा होती जाएगी, एक्स जितना कम होगा वो बढ़ती जाएगी। जी एक्स जितना कम होगा तो इंटेंसिटी इतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देख लो जितना एक्स कम होगा तो ये फैक्टर ज्यादा होता जाएगा, ओके वो हमने पढ़ा था ना कि माइनस है तो ये आपका रिलेशन कुछ इस तरह बढ़ेगा, तो जितना एक्स कम होगा तो उतना आपका इनवर्स इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, आउटपुट आपका ज्यादा होगा, जी तो ये जब एक्स आपका कम होगा इनवर्स रिलेशन है। लेकिन जैसे एक्स को आप इंक्रीज करते जाओगे तो आपका आउटपुट कम होता जाएगा। जी सर। ये एक्स आप यहाँ से फिर वो कर लो, सही है। अच्छा ये भी उसी तरह सेम ही है, हमारे पास स्पेसिफिक एक्यूस्टिक इम्पीडेंस को डिफाइन कर लो तो वही फार्मूला वही आप यूज कर लो, तो हमारे पास स्पेसिफिक एक्यूस्टिक
उसके बाद जो हमारे पास सेकंड है, अच्छा acoustic, there is a difference between acoustic impedance and specific acoustic impedance. acoustic तो मैंने आपको क्या जी जी उधर से स्पेसिफिक में 1 सेंटीमीटर या ऐसा कुछ आ जाएगा 1 मीटर। स्पेसिफिक वैसे हम रिप्रेजेंट Z से करते हैं जिस तरह हम वो acoustic impedance को हाँ करते हैं, जी लेकिन specific acoustic impedance is the ratio of acoustic pressure to the acoustic flow velocity. Okay, that is equal to P by mu. Mu is the acoustic flow velocity. नहीं तो ये चेंज है उसका फार्मूला भी। जी ये फार्मूला उसका चेंज है, specific acoustic impedance that is equal to the ratio of acoustic pressure to the acoustic flow velocity. अच्छा, the intensity reflection coefficient alpha is given by this expression. Explain the meaning of the symbol of this expression alpha. तो अल्फा को किस तरह डिफाइन करोगे? कोएफिशिएंट होगा आप इसको डिफाइन कर लो IR by I. कोएफिशिएंट that is the ratio of reflected intensity to the incident wave या इस तरह कुछ हुआ. सही है. Z1 and Z2. जी सर Z1 and Z2 ये हो जाएंगे acoustic impedance of the mediums। जी acoustic impedance of the medium. अच्छा अल्फा को आप ये भी लिख लो, एक तो हमारे पास ये है ना IR by I, लेकिन वहां पे आप देखो फार्मूला आपको क्या माने Z2 minus Z1, तो आप ये भी लिख लो कि ये अल्फा जो है ये हमें बताता है रिफ्लेक्शन के बारे में. It also tells us about the reflection. वो जो reflective coefficient था जी. If the difference between the medium is greater, okay, if the difference of the acoustic impedance of the different mediums is greater, then the alpha value will be greater. So the difference, so diffraction of incident intensity that is reflected will be greater. Okay.